आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 4 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो की हेल्प से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने के चैप्टर 4 का नेम है आरंभिक नगर, जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा की कहानी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर ग्रह है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। यानी उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये हमारा पुरास्थल है। उनको लगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी ईंटें हैं जो हमारी रेलवे लाइन बिछाने में हेल्प करेगी। आगे और पढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर ग्रह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। बात किसकी हो रही है आप समझ चुके होंगे, हड़प्पा नगर की। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलती हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। यानी आप सोच सकते हैं कि 4000 साल पहले इन इमारतों का निर्माण हुआ होगा। पॉइंट 2, अब इस नगर की विशेषता भी जान लेते हैं। तो इसे पढ़ने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली इन नगरों में 2 हिस्से होते थे, जिनमें पहला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा और दूसरा हिस्सा होता था पूर्वी हिस्सा। ये पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पर था, इसलिए इसे नगर दुर्ग का नाम दिया गया, और पूर्वी हिस्सा जो निचले हिस्से में था उसे निचला नगर कहा गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स और है इंपॉर्टेंट नीचे, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दिया गया है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों के बारे में। तो आपको इस मैप में देखना है कालीबंगा कहाँ है और लोथल कहाँ है। ये रहा कालीबंगा और यहाँ पर है आपका लोथल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालीबंगा से लोथल की दूरी कितनी है, एंड आप मुझे इसका स्टेट कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर कालीबंगा और लोथल के लिए एक इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। बेसिकली अग्निकुंड में क्या होता है, यज्ञ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अग्निकुंड मिले हैं उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। नेक्स्ट लाइन लिखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह का बेसिकली यूज़ होता है कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, कोई धान स्टोर करने के लिए। तो ये भी उस तरह से इसका इस्तेमाल करते होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में इस मैप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि आपकी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर है झेलम, चेनाब, रावी, 3 नदियों को बता रखा है, बट सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर आपको सिंधु नदी दिख रही है, जिसमें 5 सहायक नदियाँ मिलती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो नाम नोट कर लेना, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ये 5 नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं, और ये 5 नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उसे मिठानकोट कहते हैं, ठीक है। और मिठानकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ये बात आप ध्यान रखना। बाकी आप यहाँ पर अलग आरंभिक नगर भी देख सकते हैं। आरंभिक नगर यानी जो शुरुआती नगर थे, राखीगढ़ी, कालीबंगा, चंदूहड़ो, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, इन सब के बारे में आप आगे बढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट पेज पर आपको ये मोहनजोदड़ो का तालाब देखने मिलेगा, जिसे सभी खोजकर्ताओं ने एक नाम दिया है, महान स्नानागार, ठीक है। तो महान स्नानागार इस तालाब को नाम दिया गया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिटेल में देखें तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी जो आई थी ऋतिक रोशन एंड पूजा हेगड़े की, तो उसमें क्या होता है, इसी तरह के सीन बताते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब होता है जहाँ पर कोई भी ओकेशन पर वो उसमें स्नान करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप और उसको देख सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में और डिटेल्स यूट्यूब से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड मे बी
भी आपके आंसर राइटिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करे, या फिर ऐसे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाए घुमा के तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे। नाउ अगर मैं आपको थोड़ी सी मोहनजोदड़ो के नगर की विशेषता बता दूं तो यहाँ पर जान लो, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यहाँ पर आप बेसिकली सोच सकते हो, देखो नेक्स्ट इमेज से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नाला दिखाई दे रहा है, नाला यानी जिसमें पानी का रिसाव होता है, ठीक है। तो सभी घरों के पीछे नाला है, यानी इससे हम सोच सकते हैं कि नाला तभी होगा जब घरों से पानी बहता होगा। तो इनके घरों में स्नानागार होंगे, तभी ये जल निकासी की व्यवस्था इन्होंने की थी, जहाँ पे एक पानी स्टोर ना हो और जिससे मच्छर जैसे पनपे ना, जैसा कि अपने यहाँ भी होता है। ऐसे कुछ निकासी होती है हमारे घर के बाहर भी, जहाँ से हमारे पानी जाता है। तो पहले भी इनके तरीके इतने आधुनिक थे कि इन्होंने ये खोज कर ली थी कि ऐसे हम जल निकासी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नीचे कुआं देख सकते हो। ऐसा किसी के घर में कुआं भी देखने मिला है, जैसे कि अपने भी टैंक वगैरह होते हैं, पानी की टंकी होती है, वैसे इन कुओं में ये पानी स्टोर करते थे। नाव ये नीचे एक मुहर है जो हड़प्पा की मुहर है। यहाँ पर आपको एक जानवर दिखाई दे रहा है जिसको एक सिंघा कहते हैं। यहाँ पर एक सिंघा जानवर का ज़्यादा महत्व था, यानी उनके इष्ट जैसे इसको माना जाता था, इसलिए इसकी पूजा भी आपको मोहनजोदड़ो मूवी में बताई गई है कि इसकी पूजा की जाती है। इस तरीके से इसको गॉड माना जाता है। यहाँ पर जो लिपि यूज़ की गई है उसका अभी तक खोजकर्ता पता नहीं लगा पाए हैं कि कौन सी लिपि है। साथ में यहाँ पर जो आपको खिलौने देखने मिलेंगे ये मिट्टी के खिलौने हैं जो अभी तक भी खराब नहीं हुए, यानी कह सकते हैं ये पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको ये चार्ट पत्थर देखने मिलेगा जो हड़प्पा से मिला है। जो बाट होते हैं आपने देखा होगा, अगर आपको कोई तोल करना हो या कोई वेट करना हो किसी चीज का तो आप बाट का यूज करते हैं। अभी तो इलेक्ट्रिक बाट आ गए, पर ऐसे बाटों का पहले यूज किया जाता होगा। तो यहाँ पर ये चार्ट के पत्थर से बनाया गया है। उन्होंने शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए इन्हें बनाया होगा, ये हम सब अनुमान लगाते हैं। साथ में आपको यहाँ पर जो मनके दिखाई दे रहे हैं, यानी जो ज्वेलरी दिखाई दे रही है, वो पत्थर को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर इन्हें माला बनाई जाए। अब ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इस मूर्ति की खासियत आप देख सकते हैं कि इसमें आर्ट में बुनाई किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने शॉल जैसे कपड़ा डाल रखा है एंड इसकी बियर्ड भी काफी अच्छे से सेट की गई। हो सकता है कि ये किसी विशेषज्ञ ने बनाई हो। बेसिकली विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, जैसे फिनिशिंग में स्टेचू में भी दी गई है। उससे लगता है कि ये किसी विशेषज्ञ ने ही किया होगा। देखो, पर इससे ये फिक्स नहीं हो पाया कि ये काम किसी महिला ने किया होगा या पुरुष ने। तो क्या आप ये देखकर बता सकते हैं कि ये स्टेचू किसने बनाया होगा, पुरुष ने या महिला ने? नहीं ना। तो पहले के जो खोजकर्ता थे उनको भी ये पता नहीं लग पाया कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे आर्ट बनाते थे या महिलाएं भी इन कामों में अपनी दिलचस्पी दिखाती थी। नाउ यहाँ पर एक नया वर्ड देखने मिलेगा, फ्रेयंस। फ्रेयंस क्या है चलिए जानते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या फास्फेट पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इन फ्रेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। ये मोहनजोदड़ो का ही एक खिलौना है जो बैलगाड़ी की तरह दिखता है। बैलगाड़ी आपने कभी देखी होगी जिसमें 2 पहिए लगे होते हैं और आगे बैल होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कुछ खिलौने मिले हैं, तो मतलब उनको इन चीज़ों को आइडिया होगा। या नीचे आपको हल देखने मिलेगा। देखिए, आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि उनको ये भी आइडिया होता था कि खेत की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका नगर कितना डेवलप था। यहाँ पर आपको धोलावीरा की लोकेशन मैंने बताई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। नीचे आपको एक लोथल नगर के बारे में जानने मिलेगा, जिसको मैंने आपको मैप में बताया पहले। ये कहाँ पर स्थित था क्लियरली देख लेना। गुजरात के
खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल बसा था। ठीक है, ये नीचे लोथल का बंदरगाह है। बेसिकली बंदरगाह वो होते हैं जहाँ से सामान एक्सपोर्ट किया जाता है या कुछ व्यापार के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा बंदरगाह पाया गया। यहाँ पर क्या लिखा है, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मुहर। मुहर तो एक सिंपल चीज़ है, जैसे कि कोई भी सामान को पैक करके उसे सील करना मुहर कहलाता है। यानी अगर आपने कोई भी सामान पार्सल करना है और उसके ऊपर आप अपनी सील लगा दोगे तो अगर उस सील के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, मतलब आपका सामान सेफ पहुंच गया है। अगर वो सील को तोड़ दिया जाए या उसके साथ कोई छेड़खानी की जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें किसी ने सामान खोल कर देख लिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, चलो मैं पढ़ के बता देती हूँ। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। आपने लगान मूवी देखी होगी तो उस पर आपको थोड़ा आइडिया होगा। नाउ इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो ये भी जानते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक नया बदलाव देखने मिला। अचानक लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरों के ढेर बनने लगे और जल निकासी प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो गई। तो ऐसा हो सकता है, पर कुछ विद्वानों का कहना ये भी है कि हो सकता है यहाँ पर नदियाँ सूख गई हो। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण से ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और वो ये काम नहीं कर पाए। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ये सब अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा भी किसी ने बोला। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके बाद 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में एंड चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर एटलस में पिरामिड को देख सकते हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये सब पिरामिड होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके काम की हो। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। और अन्य